हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का आज का और एक नए वीडियो के साथ। मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने। और आज हम जो बात करेंगे वो क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इससे पहले हमने क्लास 11 का ही फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अगर आप किसी ने नहीं देखा तो जाके उसको आप देख सकते हैं। फिर आज जैसे कि चैप्टर 2 का पहला लेक्चर है, और इसी तरह करके कंटिन्यूसली आपको हर डे पर डे एक लेक्चर मिलेगा। आज जो हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ना कि डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके किस तरह से हम लोग बांटते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आज बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बायोलॉजिकल जीवन के लेवल पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, बांटते हैं, उसको हम लोग रखेंगे, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बात यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis of classification। जब क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण यानी क्लासीफाई अगर किसी ऑर्गेनिज्म को करते हैं तो मोर साइंटिफिक तरीके से पहली बार जो साइंटिस्ट क्लासीफाई किए थे वो थे एरिस्टोटल। हमारे बीच में इन्होंने सबसे पहली बार जो साइंटिफिक तरीके से क्लासीफाई किए थे उनमें से ही यूज द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को लेके सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन किए थे। मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उन सारे कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम लोग बाहर से देख पाते हैं। अगर हम देख पाते हैं किसी को ज़्यादा लंबा है तो इसका मतलब है कि मैंने उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देख रहा हूँ। कोई अगर देखने में गोरा है या फिर काला है तो मैंने क्या देख रहा हूँ कि उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक का सहायता लिए थे, हेल्प लिए थे क्लासिफिकेशन के दौरान, वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बाहर से वो देखने में कैसा दिख रहा है, ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई किए थे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अगर हम एरिस्टोटल के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ना तो सबसे पहले उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात किए थे। प्लांट्स और एनिमल्स, एरिस्टोटल पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किए थे, और उन्होंने सबसे पहली बार प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात किए थे। प्लांट और एनिमल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो इन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में रखा था। प्लांट को कितने कैटेगरी में रखा था? 3 कैटेगरी में रखा था। ठीक है, जिसमें ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स। ठीक है, ट्रीज जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना उनको इन्होंने ट्रीज में रखे थे। उससे थोड़ा छोटे पेड़ होते हैं जैसे कि ट्री से झोप झाड़ी वाला जो ट्री, मतलब जो बड़े बड़े साइज का पेड़ होता है ना उनको उन्होंने ट्री में रखे थे। जो झोप झाड़ी टाइप का होता है उनको उन्होंने हर्ब्स में रखे थे। और उससे छोटा जो ग्रास जिसमें स्टेम वगैरह कुछ नहीं होते हैं उनको उन्होंने श्रब्स में रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर एनिमल में देखते हैं तो उसके हिसाब से, एरिस्टोटल के हिसाब से, एनिमल्स में किस किस एनिमल में रेड ब्लड पाए जाते हैं और किस किस में रेड ब्लड नहीं पाए जाते हैं, इस हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई किए थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एरिस्टोटल ने पहली बार दो भाग में डिवाइड किए थे, एनिमल और प्लांट। एनिमल जिसके पास रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। प्लांट में अगर देखेंगे तो प्लांट को जो उन्होंने क्लासीफाई किए थे वो था पहले ट्री, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उससे छोटा जो झोप झाड़ होते हैं उनको उन्होंने हर्ब्स में रखा। उसके बाद सर्ब्स में रखा जैसे कि ग्रास वगैरह हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोरोलस लिनियस। फिर हमारे बीच में एक नए साइंटिस्ट आते हैं, कोरोलस लिनियस। ठीक है, अच्छा बताइए, तो कोरोलस लिनियस के इससे पहले वाला फर्स्ट चैप्टर में हमने बात किया था, उन्होंने क्या किया था बताइए। बिल्कुल सही, कोरोलस लिनियस जो है ना वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग को दिया था। ठीक है, जिनको जब हम नेमिंग करते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो पहला वर्ड जीनस कर लेते हैं, दूसरे वर्ड स्पेसिस कर लेते हैं, और इस तरह करके जो साइंटिफिक नेम देने का जो तरीका होता है वो हमें कोरोलस लिनियस ने ही दिया था। ठीक है, इन्होंने और क्या बताया, इन्होंने हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। पहली बार कोरोलस लिनियस था जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, और वो जो था प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में इन्होंने ही बताया था। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ ड्रॉबैक देखने के लिए मिला। ड्रॉबैक मतलब कमियां देखने के लिए मिली।
अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने क्या रखा, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांट में सारे के सारे जो प्लांट होते हैं उनको एक प्लांट में रखा और ऑल एनिमल को एक ही चीज़ में रख दिया, एनिमलिया बोल दिया। प्लांट को प्लांटी बोल दिया और एनिमल्स, सारे एनिमल्स को एनिमलिया बोल दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कोरोलस लिनियस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कोरोलस लिनियस। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसके हम ड्रॉबैक्स की बात करेंगे तो दिस सिस्टम डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये सीधे बोल दिए कि एनिमल और प्लांट के बारे में बोल दिए इन्होंने, इसके बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे, किसके अंदर न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है कि नहीं। इसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस से घिरा हुआ रहता है। मतलब कुल मिला के देखेंगे तो ये कोरोलस लिनियस ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बारे में कोई बात नहीं किया, ठीक है। आगे इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया, सबको एक ही चीज़ में रख दिया, तो फिर तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। फिर अगर हम आगे बात करेंगे तो कुछ प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन अगर हम फंगी की बात करेंगे ना तो फंगी जो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है इनको भी इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। ग्रीन एल्गे यानी फोटोसिंथेटिक कुछ जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते उनको एक ही में रख दें। इनको भी सही तरीके से क्या नहीं कर पाए, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये सारा ड्रॉबैक्स था किसका, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट आता 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आता 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऐसा करके आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता। तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ फिर आपके सामने आता हूँ। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इट वाज गिवन बाय हैकेल। हैकेल नाम का साइंटिस्ट एक हमारे बीच आते हैं और जिन्होंने हमें पहली बार 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये पहला तो वही था कि प्लांटी था, एनिमलिया था, और नेक्स्ट इन्होंने जो एक क्लासिफिकेशन जोड़ दिए वो था प्रोटिस्टा। क्या चीज़ जोड़ा, प्रोटिस्टा। पहली बात यहाँ पे आता 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो हम बोलेंगे हैकेल ने दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकेल ने दिया था, ठीक है। इसमें कौन से नए किंगडम आके जोड़े थे, इन्होंने जो है प्रोटिस्टा को जोड़े थे, ठीक है, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ये कॉपलैंड ने दिया था। किसने दिया था, कॉपलैंड। 3 किंगडम की क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकेल ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये कॉपलैंड ने दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, इसके अनुसार प्लांटी तो था ही, एनिमलिया तो था ही, प्रोटिस्टा तो था ही, जो कि हैकेल साहब ने दे के रखे थे। नेक्स्ट हमको जो मिला कॉपलैंड के थ्रू वो मिला मोनेरा। क्या मिला, मोनेरा। तो अकॉर्डिंग टू हिम ये जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था, पहला प्लांटी, दूसरा एनिमलिया, तीसरा प्रोटिस्टा और चौथा था मोनेरा। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं R.H. व्हाइटेकर, और इस बार इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आते हैं हम सब के बीच में, और ये था 1969, समय था 1969 की बात करते हैं। ये 1969 में हमारे बीच में एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं। और इस समय पहले जो था वही था, सिर्फ एक नई चीज़ आके जुड़ता है और वो था फंगी। क्या था, फंगी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला जो था वो मोनेरा था, फिर प्रोटिस्टा था, फिर प्लांटी था, फिर एनिमलिया था, लेकिन नए जो आके जोड़े वो क्या था, फंगी। यानी कुल मिला के अगर हमको यहाँ पे, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए रहेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आप बोलेंगे R.H. व्हाइटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R.H. व्हाइटेकर ने दिया था, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। 5 किंगडम
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हाइटेकर ने दिया था। और इसके अनुसार पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया था। ठीक है, इन्होंने जिन क्राइटेरिया का इस्तेमाल किए थे अपना क्लासिफिकेशन में, उनमें था पहला सेल स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर मतलब सेल किस प्रकार के थे? दैट मे बी यूकैरियोटिक सेल और मे बी प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल था या फिर प्रोकैरियोटिक सेल था। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल किया था। ये किन्होंने इस्तेमाल किया था? आर.एच. व्हाइटेकर ने। ये जो आर.एच. व्हाइटेकर थे, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल किए थे? इन्होंने पहला सेल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किए थे, किस प्रकार का सेल होंगे। दूसरा इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक लिए थे वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का था? सेलुलर लेवल था या टिश्यू लेवल था या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, मतलब इन्होंने ऑर्गन मतलब बॉडी लेवल या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया के अनुसार इन्होंने क्लासीफाई किया था। और कौन से क्राइटेरिया को इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन में रखा था? इन्होंने रखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से भोजन ले रहा है। दैट में भी ऑटोट्रोपिक है कि हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक है तो किस प्रकार का है, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को लिए थे। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लिए थे। फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन को लिए थे। किसको लिए थे? रिप्रोडक्शन, किस तरह से अपने बच्चे को जन्म देते हैं, किस तरह से अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक यानी हम बोल सकते हैं इवोल्यूशनरी। कैसे करके एक के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अपने पहले से नेक्स्ट जनरेशन में ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए, उसके हिसाब से इन्होंने क्लासिफाई किया कि फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी कैसे करके पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, मतलब किस तरह करके पहले से नए ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व होते हैं पहले से बेहतर कैसे होते गए, मतलब किस तरह करके इवॉल्व होते गए, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल अभी तक का जो हमको नॉलेज मिला, सबसे पहले हम बोलेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकेल ने दिया था, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हाइटेकर ने दिया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका हमको डेट याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आर.एच. व्हाइटेकर ने कब दिया था अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, तो हम बोलेंगे 1969 में। कब दिए थे? 1969 में दिए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, मेन क्राइटेरिया क्या था? सेल का स्ट्रक्चर कैसा था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किस तरह से। ये जो 5 टॉपिक है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका ये एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आर.एच. व्हाइटेकर द्वारा अपना क्लासिफिकेशन में नहीं लिया गया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट आते हैं कि ये किस तरह से लिए थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन सारा कैरेक्टरिस्टिक को जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है, फिर उसको हम जस्ट लिख के आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम लोग जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले थे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा बताइए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हाइटेकर द्वारा
दी गई थी, जिसमें क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इनका मैंने सारा कैरेक्टरिस्टिक जो आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको मैंने लिख लिया हूँ। ये यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक जो उन्होंने लिए थे वो लिखा हुआ है, बाकी सारा इधर उनका कैरेक्टरिस्टिक। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, पहले मोनेरा था, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया था। ठीक है, पहला जो था उनका सेल टाइप था। सेल टाइप किस प्रकार का था, दैट में भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे सिर्फ अगर मोनेरा को देखेंगे ना तो सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल है। सेल किस प्रकार का है, सेल का टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, जहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको नहीं देखने मिलता है, सारा सेल ऑर्गेनल नहीं देखने के लिए मिलते हैं, वैसा सेल जो है सिर्फ मोनेरा में हमको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी उसके बाद अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, फंगी की बात करें, प्लांटी की बात करें, एनिमेलिया की बात करें, तो सब में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, यूकैरियोटिक। यानी आर.एच. व्हाइटेकर का द्वारा जो दी गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें सिर्फ सेल टाइप की अगर बात करें तो मोनेरा में सिर्फ हमको प्रोकैरियोटिक सेल देखने के लिए मिलेगा, बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया में यूकैरियोटिक सेल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सेल वॉल है, मोनेरा का सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होता है, मतलब सेलुलोज नहीं पाया जाता है। ये पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड से बना हुआ सेल वॉल देखने के लिए मिलेगा, किसका, प्रोकैरियोटिक का। ठीक है, और सेल वॉल की बात करते हैं ना तो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, मतलब किसी में कुछ में पाया जाता है तो कुछ में नहीं भी पाया जाता है सेल वॉल, किसमें, प्रोटिस्टा में। सिमिलरली फंगी में देखने मिलता है जो सेल वॉल, फंगी का सेल वॉल काइटिन से बना हुआ सेल वॉल होता है। फंगी का जो सेल वॉल है कौन चीज़ से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम प्लांटी की बात करेंगे तो प्लांटी का सेल वॉल, प्लांट का हर एक सेल में जो सेल वॉल पाए जाते हैं वो सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल होता है। कौन चीज़ से बना हुआ होता है, सेलुलोज से। नेक्स्ट अगर हम एनिमेलिया की बात करेंगे तो एनिमेलिया में सेल वॉल होता ही नहीं है। ठीक है, एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, मतलब न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट कवरिंग है या नहीं, इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है सेल का साइटोप्लाज्म में ओपनली बिखरा हुआ होता है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम प्रोटिस्टा में देखेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एक बाकायदा मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटिस्टा में हमको देखने के लिए मिलेगा, हमको फंगी में भी देखने के लिए मिलेगा, हमको प्रोटिस्टा में देखने के लिए मिलेगा, प्लांटी और एनिमेलिया। सिर्फ हमको यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने के लिए मिलता है जो कि मोनेरा, और यही कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक सेल का होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे मोनेरा और प्रोटिस्टा को देखेंगे तो दोनों में हमको ओनली सिंगल सेल देखने के लिए मिलेगा, और जिसको हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेलुलर लेवल बोलेंगे। सेल सिर्फ सिंगल सेल पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, सिंगल सेल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा और प्रोटिस्टा में ओनली सिंगल सेल पाए जाएंगे। मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू की बात करें तो हमको फंगी में देखने के लिए मिलेगा, हमको टिश्यू या फिर ऑर्गेन की बात करते हैं तो प्लांट में हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एनिमेलिया में आके देखेंगे तो एनिमल में टिश्यू भी देखने मिलेगा, ऑर्गेन भी देखने के लिए मिलेगा, और ऑर्गेन सिस्टम भी हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि भोजन लेने का तरीका, कोई ऑर्गेनिज्म कैसे करके भोजन लेते हैं। जैसे कि अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन
खुद बनाता है। लेकिन अगर एनिमल की बात करते हैं तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है और क्या करता है, भोजन के लिए वो डिपेंड करता है, चाहे वो प्लांट के ऊपर या फिर एनिमल के ऊपर। चलिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो मोनेरा में हमको ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। ऑटोट्रोपिक होता है दैट में भी कीमोसिंथेटिक हो सकता है या फिर फोटोसिंथेटिक हो सकता है। हेट्रोट्रोपिक, सेप्रोपेटिक या फिर पैरासिटिक, ये सारा मतलब ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेटिक भी मतलब कीमोसिंथेटिक मतलब होता है कि वो अपना भोजन खुद से बनाएगा, बट किसका हेल्प से बनाएगा, केमिकल की सहायता से बनाएगा। फोटोसिंथेटिक की जब बात करते हैं ना तो अपना भोजन खुद से बनाएगा, लेकिन फोटो का मतलब होता है लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाएगा। यहाँ पे अगर मोनेरा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको हेट्रोट्रोपिक की भी देखने के लिए मिलता है। अगर हेट्रोट्रोपिक मिलता है तो वो में भी सेप्रोफिटिक होता है या फिर पैरासिटिक होता है। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है ना कि जैसे कि कोई सड़ा हुआ चीज़ों के ऊपर ग्रो करता है, उसको हम लोग सेप्रोफिटिक बोलेंगे। उसके बाद पैरासिटिक का मतलब होता है कि किसी और होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, फूड या फिर शेल्टर दोनों के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसकी, प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में हमको प्रोटिस्टा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हमको ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है, और वो जो है फोटोसिंथेटिक होगा एंड हेट्रोट्रोपिक भी होता है। फोटोसिंथेटिक में क्या होता है ना कि वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद से बना सकता है, और बहुत सारा ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेटिक नहीं होता है बट वो हेट्रोट्रोपिक होता है। हेट्रोट्रोपिक मतलब होता है कि अपना भोजन वो खुद से नहीं बना पाएगा और किसी और के ऊपर फूड के लिए डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ना तो फंगी में हमको देखने के लिए मिलेगा हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक में यहाँ पे हमको सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक देखने के लिए मिलता है। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है फंगी का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जहाँ पे भी ग्रो करेगा फूड के ऊपर में सबसे पहले अपना बॉडी से केमिकल रिलीज करेगा और फूड को शरीर से बाहर ही उसको पहले डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद सीधे उसका न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको फंगी में देखने के लिए मिलेगा या फिर पैरासिटिक का मतलब होता है द डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर बोथ फूड एंड शेल्टर। यानी पैरासिटिक वो होते हैं जिसको हम लोग परजीवी बोलते हैं, फूड और शेल्टर के लिए दूसरे किसी होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन आके हम अगर प्लांटी का देखते हैं तो सबको पता है प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, और ये ऑटोट्रोप्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट का प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना भोजन वो खुद बना लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमलिया के केस में देखेंगे तो ऑलवेज हेट्रोट्रोपिक देखने के लिए मिलता है, और वो जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हम फिर से बता रहे हैं कि वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाएगा और डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर दैट में भी अदर ऑर्गेनिज्म में भी प्लांट हो सकता है या फिर किसी और एनिमल के ऊपर फूड के तौर पर डिपेंड रहेगा। और ये जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है ना वो हो सके होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब होता है जो पूरे फूड को निगल के खा जाते हैं उसको हम लोग होलोजोइक बोलेंगे, या फिर सेप्रोफिटिक बोलेंगे। सेप्रोफिटिक वो होता है जो कि सड़ा हुआ चीज़ों के ऊपर ग्रो करता है, यानी बॉडी के बाहर जब अपना भोजन को सड़ा के न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे एक एनसीईआरटी का चार्ट है जो बुक में दिया हुआ है, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप बुक से नोट करके इसको एक बार लिख लेंगे। अक्सर यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि RH व्हाइटेकर का जो क्लासिफिकेशन किया गया था किस आधार पे किया गया था, कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक के को लेके RH व्हाइटेकर ने क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमारे पास उसको हम लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। इसके बाद आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे कार्ल वोइसे
हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं और इन्होंने प्रपोज करते हैं 3 डोमेन सिस्टम को। और ये जो 3 डोमेन सिस्टम होता है, सबसे पहला अकॉर्डिंग टू हिम किंगडम मोनेरा जो है, इसको इन्होंने पहले 2 गो डोमेन में डिवाइड किया। और 2 गो डोमेन था, मोनेरा को ही 2 गो डोमेन में डिवाइड कर दिया, एगो आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। मोनेरा को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 गो डोमेन में डिवाइड किया, एगो आर्कीबैक्टीरिया दूसरा यू बैक्टीरिया। बाकी की जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको सबको एक अलग से तीसरा डोमेन में रख दिया, ठीक है। और यहीं से हमारे शुरुआत होते हैं, यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कर्ल वोशे ने क्या किया, ओनली मोनेरा को अलग अलग 2 ग्रुप में बांट दिया, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 डोमेन, और बाकी सारा ऑर्गेनिज्म के लिए और एक डोमेन रखा, ठीक है। यानी मोनेरा इज ओनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, 2 डोमेन, जो कि पहला है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। मतलब एगो डोमेन ये हो गया, एगो डोमेन हो गया आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल दिया, एक डोमेन में डाल दिया, सारे के सारे यूकैरियोटों को, और इसी को हम लोग बोलते हैं 3rd डोमेन, ठीक है। और हम लोग यहीं पे बोल सकते हैं कि कर्ल वोशे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या दिए, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसी तरह करके आज का टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग के साथ एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।